बच्चों, क्या हाल चाल। मस्त एकदम। तो आज हम स्टार्ट करेंगे 11th फिजिक्स और 11th फिजिक्स में हम पढ़ेंगे फिजिकल वर्ड फर्स्ट चैप्टर। और फिजिकल वर्ड में हम कुछ ज़्यादा नहीं पढ़ने वाले हैं, ओनली फंडामेंटल फोर्सेस पढ़ेंगे। फंडामेंटल फोर्सेस देखिए 4 टाइप्स के होते हैं फंडामेंटल फोर्सेस। लेकिन फंडामेंटल मीन्स क्या होता है? फंडामेंटल मीन्स होता है कि उससे नीचे कुछ नहीं हो सकता। उसके बाद जितने भी फोर्स लगते हैं, जितने भी फोर्स आते हैं, वो सब के सब फोर्स इनसे ही जनरेट होते हैं। चाहे कोई सा भी फोर्स क्यों ना हो, सब के सब इनसे ही जनरेट होते हैं, राइट। तो अब इसके लिए हमें क्या पढ़ना होगा? सबसे पहले हमें कुछ जो माइक्रो पार्टिकल हैं, जो फंडामेंटल पार्टिकल हैं, एलिमेंट्री पार्टिकल हैं, उनको जानेंगे। क्योंकि इन फोर्सेस को जनरेट करने में, इन फोर्सेस को अप्लाइड होने में उन्हीं का काम भी होता है, राइट। क्योंकि फोर्स लगेगा कहाँ? एक मैटर के बिटवीन ही तो लगेगा। तो व्हाट इज मैटर? इन द 19th century it was believed that the all elements and the all matters were made up of atoms। 19th सेंचुरी में ये माना जाता था कि जितनी भी एलिमेंट्स हैं, जितने भी मैटर हैं, वो सब के सब किससे बने हैं? एटम से, राइट। एटम को फर्दर ब्रेक नहीं किया जा सकता। एटम खुद में एक माइक्रो फंडामेंटल पार्टिकल है, और जितने भी मैटर हैं वो सब के सब एटम से बने हैं। ये 19th सेंचुरी में सोचा गया, जो कि डाल्टन ने भी बोला इस चीज़ के लिए, जॉन डाल्टन ने, राइट। तो इस चीज़ अब जैसे ही आगे बढ़े, मतलब 1897 में तो जे थॉमसन ने इलेक्ट्रॉन का डिस्कवर किया। इलेक्ट्रॉन को डिस्कवर करने के बाद फिर हमें पता चला, हमें इस चीज़ की जानकारी मिली, इस चीज़ की नॉलेज हुई कि एटम को भी फर्दर डिवाइड किया जा सकता है। एटम को फर्दर डिवाइड किया जा सकता है कि उसमें एक इलेक्ट्रॉन होता है। और किस तरीके से? जैसे थॉमसन ने अपना मॉडल दिया, वाटरमेलन प्लम पुडिंग मॉडल के जैसा। जैसे वाटरमेलन के अंदर उसके बीज रहते हैं, सीड्स रहते हैं, वैसे ही एक एटम में इलेक्ट्रॉन स्प्रेड रहते हैं। ये ऐसा थॉमसन ने कहा। तो हमें जानकारी मिली कि वहाँ तक इलेक्ट्रॉन भी आ गया। अब तो हमें पता चल गया कि एटम एक फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, उसके अंदर भी कुछ और है। अब जैसे ही आगे और बढ़े मतलब 1911 में रदरफोर्ड ने अपना अल्फा पार्टिकल स्कैटरिंग किया, और उससे पता लगाया कि एटम के अंदर एक न्यूक्लियस भी होता है, फिर उन्होंने 1919 में फिर से एक एक्सपेरिमेंट किया, और उन्होंने प्रोटॉन डिस्कवर कर दिया। यानी जहां हमें पहले 19th सेंचुरी में इस चीज का पता ही नहीं था कि एटम और भी डिवाइड हो सकता है। बाद में 1897 में देखा तो प्रोटॉन मिल गया, और फिर उसके बाद 1911 में देखा तो उसके अंदर न्यूक्लियस मिली, और जस्ट आफ्टर 1919 में देखा तो रदरफोर्ड ने डिस्कवर किया प्रोटॉन को, राइट। तो यहां तक हमें पता चला कि यहां अभी इसमें 2 पार्टिकल आ गए, कि एटम के अंदर, एटम जो है खुद में फंडामेंटल पार्टिकल नहीं है, इसके अंदर भी छोटे पार्टिकल हैं, राइट। फिर उसके बाद यानी 1932 में चैडविक ने न्यूट्रॉन का डिस्कवर किया, और तब जाके हमें पता लगा कि एक एटम के अंदर प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन एंड इलेक्ट्रॉन, ये सब होते हैं, राइट।
तो आज के लिए तो आज के लिए क्या, अभी तक तो आपको यही पता होगा कि एक एटम के अंदर ये चीज़ होती हैं। ये चीज़ मीन्स कि प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन होते हैं। और ये भी जानकारी होगी कि जैसे मान लो सपोज दैट मैं एक एटम बनाता हूँ, ये इसकी न्यूक्लियस हो गई, ये फर्स्ट क्लास, ये सेकंड क्लास, ये थर्ड क्लास, इस टाइप से। तो ये जो न्यूक्लियस है, ये जो न्यूक्लियस है, इसमें न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन रहते हैं, ये तो सभी जानते हैं। अच्छा, ये क्यों पढ़ रहे हैं हम? इन्हीं चीज़ से हमें पता लगेगा कि ये फोर्सेस क्यों लगते हैं, क्यों जनरेट होते हैं। ये फंडामेंटल फोर्सेस हैं, बाकी जितने भी फोर्सेस आएंगे वो इन्हीं से जनरेट होंगे। फंडामेंटल फोर्सेस के बाद और कौन कौन सी फोर्सेस, जैसे टेंशन, सरफेस टेंशन, जैसे मैंने ये पेन नीचे से ऊपर उठाया इस टाइप से, राइट, या किसी भी ऑब्जेक्ट को मैं एक जगह से उठा के दूसरी जगह पुट कर रखता हूं, राइट, ये एक स्प्रिंग को मैं स्ट्रेच करता हूं, तब भी तो फोर्स लगेगा। तो जितने भी ऑल, मैंने कहा ना कितने टाइप के हैं, वो सब इनसे जनरेट होंगे। तो उनको कैसे लगता है, उन्हीं के लिए ये जानकारी जरूरी है हमारे लिए। क्योंकि अभी तक आपको क्या मैंने कहा ना कि क्या जानकारी है कि एक एटम के अंदर सिर्फ ये चीज़ें होती हैं। ये मैंने बता दिया कि कहाँ कैसे लिया गया था, पहले ऐसा था नहीं एक्चुअल में। पहले तो सिर्फ एक एटम ही था ओनली, उसको डिवाइड करना नहीं किया जा सकता था। तो यहाँ से अभी आप इस समय आप ये जानते हैं कि एक एटम है, ये पूरा क्या है, एटम, राइट। और एटम भी देखिए, ये क्यों समझा रहा हूँ, एटम क्या है, देखिए जितना भी मैटर है, जितने भी मैटर, ये मैटर, हम मैटर, ऑलवेज जितने भी थिंग्स दिखाई दे रही हैं हमें, सबके अंदर मैटर है, सभी मैटर है। मतलब लिक्विड, गैस, सॉलिड, ये सब मैटर है। और मैटर किससे बना होता है, एटम से, किसी का भी क्यों ना हो। और एटम किससे बना है, न्यूक्लियस, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन से। अभी तक ये जानकारी आपके पास है। और इसके बाद आपको पता है कि ये जो क्लासें हैं, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, ये ऐसे क्लासें होती हैं न्यूक्लियस के अराउंड, और इन क्लासों में इलेक्ट्रॉन मूव करते हैं। अभी तक आपको ये नॉलेज है। लेकिन एक्चुअल में फंडामेंटल जो एलिमेंट्री पार्टिकल है, वो और भी, इनसे भी, इनको भी और ब्रेक किया जा सकता है, यानी और भी फंडामेंटल पार्टिकल है, जिनसे हमें पता लगेगा कि ग्रेविटेशनल फोर्स है तो ये कैसी लगा। क्योंकि उसमें जो ग्रेविटेशनल फोर्स कब लगता है, दो मास के बीच में लगता है, और मास में ग्लूऑन एक्सचेंज होता है, उसके वजह से हमें ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। तो ये सब चीजें आएंगी इसमें। यहां से अभी हमने देखा, देखो अब इसमें मैंने कहा ये चीज हो गई, प्रोटॉन, न्यूट्रॉन और इलेक्ट्रॉन। इन दोनों को हम न्यूक्लियॉन्स बोल सकते हैं, न्यूक्लियॉन, राइट। न्यूक्लियॉन, प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन को, ये तो हम 11th क्लास, 12th क्लास में भी रीड करेंगे, राइट। तो अब हम देखते हैं कि बाकी की पार्टिकल्स कहाँ हैं। तो मैं एक फोर्स को उठा के चलता हूं, जैसे न्यूक्लियर फोर्स। तो न्यूक्लियर फोर्स को समझते हैं और उसके साथ साथ हम इन चीज को देखेंगे। तो सबसे पहली बात, न्यूक्लियर फोर्स, यहां से हमें साफ साफ पता लग रहा है न्यूक्लियस में। अच्छा चलो, ये चीज़ तो है, हमें ये भी जानकारी होनी चाहिए कि ये जो इलेक्ट्रॉन है, इस पर -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम चार्ज होता है। इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो -1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, और प्रोटॉन पर जो होता है वो +1.6 × 10⁻⁻19 कूलाम होता है, राइट। और न्यूट्रॉन जो होता है वो न्यूट्रल होता है, न्यूट्रल, उस पर कोई चार्ज नहीं होता, राइट। अब दूसरी बात मैं यहां से बताता हूं कि लाइक चार्जेस और अनलाइक चार्जेस में फोर्स लगता है। ये जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स देख रहे हैं ना हम, इसमें दो फोर्स हैं। पहले उनको अलग अलग पढ़ा जाता था,
लेकिन अब कंबाइन पढ़ा जाता है, मतलब अब दोनों को एक ही माना जाता है। इलेक्ट्रोमैग्नेट यानी इलेक्ट्रिक फोर्स अलग और मैग्नेटिक फोर्स अलग। तो इलेक्ट्रिक फोर्स में ये है दो पॉइंट चार्जों के बीच लगने वाला फोर्स। इन चार्जों की वजह से हमें न्यूक्लियर फोर्स को समझ, देखिए इसमें कोई ऐसा कुछ खेल नहीं है ग्रेविटेशनल फोर्स में, 1 बाय 1 करके पढ़ेंगे, लेकिन हमें ये चीज़ समझना बड़ा ज़रूरी है, क्योंकि लाइक चार्जेस का मतलब चार्ज तो दो ही टाइप के होते हैं, प्लस और माइनस, जैसा कि यहाँ देखा भी गया है, प्लस और माइनस ही होते हैं। और फोर्स जो लगता है, अगर दो लाइक चार्जेस होंगे एक जैसे, उनमें रिपल फोर्स लगेगा, रिपल, राइट। और दो अनलाइक चार्जेस होंगे जैसे ये, अच्छा यहाँ पे ये इनके लिए माइनस माइनस ही क्यों ना हो, तब भी रिपल फोर्स लगेगा। और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्ट लगता है, अट्रैक्ट फोर्स, अट्रैक्ट फोर्स, राइट। इतना समझ में आया। आप देखिए ये जो न्यूक्लियर फोर्स है, इसको हम स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स बोलते हैं, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स। यहां न्यूक्लियस के अंदर एक प्रोटॉन तो होता नहीं है, अगर हम हाइड्रोजन की बात करें तब तो चलो एक है, लेकिन उसके भी आइसोटॉप्स में देखेंगे 2 और 3 ऐसा आ जाते हैं, राइट। तो मैंने कहा हाइड्रोजन के बाद आप जब भी जाएंगे, हीलियम कहो, हीलियम का 2 एटम, देखो अब मैं यहाँ पे अगर मैं एक एलिमेंट्स रख रहा हूँ, एलिमेंट्स से मैं एक्स सेलेक्ट कर रहा हूँ, ऐसा समझ लो, कोई भी एलिमेंट्स हो सकता है। एलिमेंट्स का मतलब जैसे हाइड्रोजन, नाइट्रोजन, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, कुछ भी हो सकता है। तो जो ये यहाँ का जो नंबर होता है उसे हम एटॉमिक नंबर बोलते हैं, इसे जेड से शो करते हैं। और यहाँ जो होता है उसे एटॉमिक वेट या एटॉमिक मास बोलते हैं। ये टोटल नंबर क्या है, एटॉमिक मास, सॉरी हाँ एटॉमिक मास। और इसमें ये जो जेड है, ये पी जो होता है वो क्या होता है, जेड, नंबर ऑफ प्रोटॉन्स को ही कहते हैं एटॉमिक नंबर, राइट। ये एटॉमिक नंबर है, एटॉमिक नंबर, प्रोटॉनों के नंबर ही एटॉमिक नंबर होते हैं। और न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन किसी न्यूक्लियस के अंदर वो क्या होता है, एटॉमिक मास। एटॉमिक मास या एटॉमिक वेट बोल सकते हैं, उसे ए से शो करते हैं दोनों को, राइट। अब यहां ये चीज समझे आप कि लाइक चार्जेस के बिटवीन कैसा फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेस के बिटवीन कैसा फोर्स लगेगा। और न्यूक्लियर फोर्स में मैं ऐसा इसको लेके ऐसा क्यों बता रहा हूं, क्योंकि देखो अभी मैंने ये भी क्यों बताया, क्योंकि अब कोई मेटल एलिमेंट आता है, जैसे मान लो सोडियम आया, सोडियम Na होता है, और यहाँ इसका एटॉमिक नंबर 11 और ये 23, एग्जैक्ट तो नहीं होता 23। तो यहाँ क्या बता कि जितने प्रोटॉन होते हैं उतने ही इलेक्ट्रॉन भी होते हैं। ये तो यहाँ तक आप जान चुके हैं, 11वीं क्लास से पहले 10th क्लास तक पढ़ा आपने। यहाँ ये जितने प्रोटॉन, अगर न्यूक्लियस की बात करें सोडियम की, तो इसमें कितने प्रोटॉन होंगे, 11। और प्रोटॉन पर चार्ज कैसा, पॉजिटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव के पास कैसे रह सकता है ना। लाइक चार्जेस में रिपल, ये बिल्कुल सही है, लाइक चार्जेस में रिपल फोर्स लगेगा, अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्शन फोर्स लगेगा, अट्रैक्ट करेंगे वो एक दूसरे को। तो यहाँ अब इसकी बात करें तो ऐसा न्यूक्लियस होगा, न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होंगे। न्यूट्रॉन तो ठीक है वो न्यूट्रल होते हैं, लेकिन प्रोटॉन 11 है एक साथ प्रोटॉन 11 है भाई, इस टाइप से रुके हुए हैं न्यूक्लियस के अंदर। ऐसा क्यों, क्योंकि देखिए यहां पर वर्क करता है न्यूक्लियर फोर्स, स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियर फोर्स, राइट। इसीलिए ये न्यूक्लियस के अंदर रुके रहते हैं। और ये जो लाइक फोर्सेस में रिपल फोर्स और लाइक चार्जेस में रिपल फोर्स और अनलाइक चार्जेस में अट्रैक्ट फोर्स होता है, वो एक इनकी लिमिट होती है
क्योंकि इससे पहले हम कूलाम्स लॉ पढ़ेंगे। इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक में इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आता है, और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स में दो जो पॉइंट चार्ज होते हैं वो 10⁻⁻15 से ऊपर होने चाहिए, तभी वर्क करता है। यानी न्यूक्लियस का साइज 10⁻⁻15 के ऑर्डर का होता है, और इससे या इससे कम वाले एटम में अगर है तो वहां पर न्यूक्लियर फोर्स लगेगा। इससे ऊपर अगर जाता है तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा, और वहां से इसके अंदर चार्ज पार्टिकल नहीं रुक पाएंगे, जो चार्ज हैं वो नहीं रुक पाएंगे, तब डिके होना चालू हो जाता है, जिसे रेडियो एक्टिवता भी बोलते हैं। रेडियो एक्टिविटी वो यहीं से होती है, न्यूक्लियस से। रेडियो एक्टिविटी वो इसलिए कि यहाँ देखिए, जैसे 10 की बहुत ज़्यादा जब एटॉमिक नंबर इंक्रीज हो जाता है, जैसे साइज इसका बढ़ जाएगा, और इनके बिटवीन जैसे प्रोटॉन के बीच में अब ये फोर्सेस जनरेट हो रहा है, तो ये बहुत मतलब मैं कह रहा हूँ कि इसके ऊपर जाने पर 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर से ऊपर जाने पर ये वाला फोर्स काम करना बंद कर देता है। जब चार्ज है तो चार्ज पार्टिकल है तो फिर कौन सा फोर्स लगेगा? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। जो इलेक्ट्रोमैग्नेट है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स लगेगा। तो अभी हमने क्या समझा? सिर्फ न्यूक्लियर फोर्स को एक एटम के न्यूक्लियस के अंदर, एटम के न्यूक्लियस के अंदर न्यूक्लियर फोर्स लगता है। ये बिल्कुल सही है, एटम के न्यूक्लियस के अंदर ही न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और 10⁻⁻15 से नीचे या इसकी रेंज होती है इतनी, इससे ऊपर जाते हैं तो न्यूक्लियर फोर्स नहीं लगता है। अब ये जनरेट कैसे होता है? देखो जनरेट कैसे होता है, इसको इरेज कर दूं क्या? यहां से इसको भी इरेज कर देता हूं, इसको रहने देता हूं। देखिए न्यूक्लियर फोर्स जनरेट कैसे होता है। न्यूक्लियर फोर्स में जो न्यूट्रॉन न्यूक्लियस होती है, और न्यूक्लियस में न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन होते हैं, राइट। तो इसमें फोर्स जो न्यूक्लियर फोर्स लगता है वो 3 तरीके से, मतलब क्या, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन के बीच में लगता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, और प्रोटॉन प्रोटॉन के बीच में लगता है, राइट। अब देखो नए पार्टिकल वो क्या कि एक साइंटिस्ट थे युकावा, जापान के। 1935 में उन्होंने एक प्रिडिक्शन किया कि न्यूक्लियस के अंदर जब प्रोटॉन, मतलब क्या होते हैं, मेसोन होते हैं, जिनका चार्ज तो समथिंग किसके इक्वल होता है? इलेक्ट्रॉन के चार्ज के इक्वल होता है मेसोन का, लेकिन मास उससे 274 टाइम्स ज़्यादा होता है। और मेसोन को हम ऐसे पाई मेसोन, यानी मेसोन 3 टाइप के होते हैं, पाई नेगेटिव मेसोन और पाई जीरो मेसोन। ये युकावा साइंटिस्ट थे, इन्होंने ऐसा प्रिडिक्शन किया। एक्चुअल में इनके रियल डिस्कवर तो 1947 और 1949 में हुई, रियल। ये ऐसा प्रिडिक्शन किया था 1935 में। इन्होंने कहा कि जब कोई प्रोटॉन है, प्रोटॉन से अगर एक पाई प्लस मेसोन, इसको मेसोन बोलेंगे, मेसोन, ये तीनों मेसोन हैं, प्रोटॉन से एक पाई मेसोन अगर निकलता है तो वो चेंज हो जाता है न्यूट्रॉन में, राइट। और अगर न्यूट्रॉन में एक पाई प्लस ऐड हो जाता है तो वह चेंज हो जाता है प्रोटॉन में। समझ में आ रहा है? ये पाई प्लस वाले मेसोन के लिए है, ऐसा ही नेगेटिव वाले के लिए भी। नेगेटिव वाले में एन, यानी न्यूट्रॉन से अगर एक पाई नेगेटिव निकलेगा तो वो चेंज हो जाएगा प्रोटॉन में, और
अगर प्रोटॉन में पाई प्लस नेगेटिव ऐड हो जाएगा तो वो चेंज हो जाएगा न्यूट्रॉन में। ये मतलब पता क्या, इसमें चेंज होते रहते हैं ये, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, प्रोटॉन न्यूट्रॉन में, न्यूक्लियस के अंदर चेंज होते रहते हैं, जिनकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, न्यूक्लियर फोर्स लगता है पार्टिकल्स के बिटवीन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन प्रोटॉन, प्रोटॉन प्रोटॉन। तो यहाँ ये पाई मेसन थ्योरी के अकॉर्डिंग 1935 में इन्होंने प्रेडिक्शन किया कि कुछ पार्टिकल्स इसमें क्या होते हैं, पाई मेसोन होते हैं, और इनको पाई मेसोन, पाई प्लस मेसोन, पाई नेगेटिव मेसोन और पाई जीरो मेसोन। और ये ऐसा ही इसमें भी होता है। ये जो हुआ पाई जीरो वाला इन दो के लिए, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन, न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन और प्रोटॉन प्रोटॉन। यहाँ न्यूट्रॉन टू प्रोटॉन, प्रोटॉन टू न्यूट्रॉन है, तो ये दोनों इन दोनों के लिए, मतलब प्रोटॉन में चेंज होगा और न्यूट्रॉन न्यूट्रॉन में कब, जब उसमें से पाई न्यूट्रॉन इजेक्ट होगा और ऐड होगा। मेसोन, ये 3 पार्टिकल हैं। युकावा ने ये थ्योरी दी, प्रेडिक्शन किया था उस टाइम पर, जिससे कहा कि जब ये चेंज होते हैं तब ये फोर्स इजेक्ट होता है, राइट। तो न्यूक्लियर फोर्स जनरेट कैसे हुआ, पाई मेसोन की वजह से, कि एक न्यूट्रॉन से पाई माइनस नेगेटिव, पाई नेगेटिव मेसोन जब निकल जाता है तो वह प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, और एक प्रोटॉन से पाई प्लस नेगेटिव निकल जाता है, वो न्यूट्रॉन में चेंज हो जाता है। तो ये एक दूसरे में चेंज होते रहते हैं, और इनकी वजह से न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है, जिसकी वजह से ये इसमें से जो पार्टिकल हैं उनको बाहर नहीं जाने देते। लेकिन प्रेजेंट टाइम की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जो मेसोन है, ये पार्टिकल क्वार्क से मिलकर बने हैं। इसका मतलब और भी फंडामेंटल पार्टिकल हैं, इनसे और भी नीचे, यस, उन्हें कहते हैं क्वार्क। क्वार्क यही है फंडामेंटल पार्टिकल। क्वार्क 6 क्वार्क होते हैं, अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, टॉप क्वार्क एंड बॉटम क्वार्क, चलो यहां कर देता हूं, बॉटम क्वार्क एंड टॉप क्वार्क। अप क्वार्क, डाउन क्वार्क, चार्म क्वार्क, स्ट्रेंज क्वार्क, बॉटम क्वार्क, टॉप क्वार्क, ये क्वार्कों के नेम है। ये फंडामेंटल पार्टिकल है, और ये युकावा की थ्योरी के अकॉर्डिंग ये जनरेट हो रहा था। लेकिन जनरेट एक्चुअल में क्या होता है, ये जो क्वार्क है ना, क्वार्क इंटरेक्शन करता है ग्लूऑन के साथ। ग्लूऑन एक पार्टिकल है, इसके वजह से इसका क्वांटा कह सकते हैं। अभी क्वांटा क्या चीज है, इस चीज को ध्यान देंगे, अभी मैं इस चीज की जानकारी दूंगा। क्वांटा, राइट, अभी देखेंगे जब हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक पढ़ेंगे तो क्वांटा तब पढ़ेंगे। तो ये इसके साथ इंटरेक्शन करता है, और ये जो चीज है पाई मेसोन, मेसोन जो है क्वार्कों से ही मिलकर बने हैं, इसीलिए ये न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। और ये सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स है, जितने भी फंडामेंटल फोर्स हैं सबसे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग फोर्स यही है, न्यूक्लियर फोर्स। इससे ज़्यादा स्ट्रॉन्ग इनमें कोई भी नहीं है। समझ में आ गया? तो ये था न्यूक्लियर फोर्स, और ये क्यों लग रहा, जनरेट क्यों हो रहा, पाई मेसोनों की वजह से, युकावा थ्योरी की से बताऊं तो 1935 के। लेकिन प्रेजेंट टाइम के हिसाब से ये डिस्कवर्ड कर लिया गया है कि क्वार्क होते हैं 6, और 6 क्वार्कों में जो क्वार्क होते हैं, क्वार्क ग्लूऑन से इंटरेक्शन करते हैं तब जाके एक न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। अब मैं आपको बताऊं, जो न्यूट्रॉन होता है, प्रोटॉन होता है, प्रोटॉन 2 अप क्वार्क और एक डाउन क्वार्क से मिलकर बना होता है, और जो न्यूट्रॉन होता है 2 डाउन क्वार्क और एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। ये है फंडामेंटल पार्टिकल।
अभी पार्टिकल तो 100 से भी ज़्यादा है, पार्टिकल बहुत हैं। अभी आगे देखते हैं वीक न्यूक्लियर फोर्स को, इसको इरेज कर दूं, ये समझ में आ गया, इसको इरेज कर देता हूं। देखो क्वांटा भी समझाऊंगा, ये इसका क्वांटा है ग्लूऑन, जो कि इंट्रैक्शन करता है क्वार्क के साथ और जनरेट करता है न्यूक्लियर फोर्स को, यानी ये जनरेट पाई मेसॉन होते हैं और इस टाइप से क्या है न्यूक्लियर फोर्स जनरेट होता है। न्यूक्लियर फोर्स सबसे ज़्यादा स्ट्रांग है नेचर में, और है कहाँ, एटम के न्यूक्लियस में, एटम के न्यूक्लियस में। एटम कहाँ, ईच मैटर, जितने भी मैटर है सबके अंदर एटम होता है, एटम में ही न्यूक्लियस होती है। तो ये फंडामेंटल पार्टिकल है, इनसे नीचे कुछ नहीं, राइट। इरेज कर दूं इसको, और अब देखेंगे वीक न्यूक्लियर फोर्स। वीक न्यूक्लियर फोर्स में इसको इरेज कर देता हूं। वीक न्यूक्लियर फोर्स जो वर्क करता है, इसमें जो क्वांटा होते हैं वो गेज बोसोन होते हैं। गेज बोसोन, इंडिया की जो सत्येंद्र नाथ बोस साइंटिस्ट हैं, उन्होंने आइंस्टाइन के साथ मिलकर कुछ स्टैटिक्स बनाई, बोस आइंस्टीन स्टैटिक्स, और उसमें कुछ पार्टिकल थे जो उसको फॉलो करते हैं, उनके रूल को फॉलो करते हैं, उसके स्टैटिक्स को फॉलो करते हैं, उन्हीं को बोसोन पार्टिकल बोलते हैं। ये गेज बोसोन पार्टिकल में गामा, डब्ल्यू प्लस माइनस, यानी दो हो गए, एक प्लस वाला हो गया और एक माइनस वाला, और एक जेड नॉट। यहाँ जब बात हो रही है वीक न्यूक्लियर फोर्स की, तो इसमें सिर्फ ये वर्क करते हैं। और वीक न्यूक्लियर फोर्स तब लगता है जब रेडियोएक्टिविटी होती है, मतलब बीटा डिके होता है न्यूक्लियस से। एक अब बीटा देखो, रेडियोएक्टिविटी क्या है, रेडियोएक्टिविटी क्या है, अभी मैंने बताया था न्यूक्लियस के अंदर इतने सारे प्रोटॉन एक साथ रहते हैं, न्यूट्रॉन एक साथ रहते हैं, तो वहाँ से देखो ये बीटा डिके होता है। ये तो इसमें काम नहीं करता, खैर है गेज बोसोन ही, पर गामा यानी फोटोन बोलते हैं इसको, गामा है शो करते हैं, लेकिन फोटोन है वो, फोटोन क्वांटा है सबके सब। अभी मैं बताऊंगा इसका क्वांटा फील्ड ये है, इनके एक्सचेंज से, गेज बोसोन के एक्सचेंज से ही वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है। और ये कैसे लगता है कि देखो इसमें ये होता है कि जब बीटा डिके होता है, बीटा डिके का मतलब क्या है, बीटा डिके से पहले रेडियोएक्टिविटी क्या है, देखिए ये न्यूक्लियस है, ऐसे न्यूक्लियस है, जब इसके मैंने कहा था 10⁻⁻15 मीटर से ऊपर जाता है तो न्यूक्लियर फोर्स काम नहीं करता, तब वहाँ से डिके होना चालू हो जाता है वो मैटर, और यहाँ से ही मतलब तब वहाँ से जब अपने सेल्फ डिके होता है, उसी को रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। जब जो हैवी मेटल्स, मतलब जो जिनका एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा होता है, वो उन्हीं पे रेडियोएक्टिविटी देखी जाती है। जैसे हमने देखा जितने भी जैसे यूरेनियम है 92 उसका एटॉमिक नंबर है, तो वहाँ पर बहुत ज़्यादा डिस्टेंस हो जाने के कारण न्यूक्लियस से रेडियोएक्टिविटी चालू हो जाती है। न्यूक्लियर फोर्स का जो काम करना है वो बहुत मतलब कम कर देता है, डिस्टेंस बढ़ जाती है, साइज बढ़ जाता है ना न्यूक्लियस का, बड़ा बहुत ज़्यादा एटम्स उसके अंदर, जब एक क्लास के अंदर भरे जाओगे तुम, कुछ ना कुछ भरे जाएंगे हम एलिमेंट्स ऐसे मान लो, तो फिर लास्ट में तो आना ही नहीं है, बाहर से भी अंदर से भी बाहर जाने की कोशिश करते हैं। ऐसा कुछ होता है जब एटॉमिक नंबर बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है, तो उसी को रेडियोएक्टिविटी बोलते हैं। और बीटा डिके जो होता है, बीटा डिके में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है, लेकिन साथ में क्या देता है, एक इलेक्ट्रॉन देता है और एक एंटी न्यूट्रिनो देता है। इसका मास वगैरह और चार्ज वगैरह कुछ नहीं होता, इसे सिर्फ कंजर्वेटिव के लिए लगाया जाता है, एनर्जी और मोमेंटम को कंजर्व रखे। ऐसा पॉसिबल है, ऐसा ही होता है, न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है,
वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है, राइट, न्यूक्लियस से एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में, उसी में उसके एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, एटॉमिक नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ने वाला, एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाएगा, जो न्यूट्रॉन रखा होगा वही प्रोटॉन में। इसमें तो है न्यूट्रॉन प्लस प्रोटॉन, अभी मान लो 10 है जिसमें 4 न्यूट्रॉन है और 6 प्रोटॉन है, ऐसा मान लो। तो एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया तो ये 3 हो जाएंगे, 7 हो जाएंगे, तो कोई फर्क पड़ेगा टोटल नंबर ऑफ एटॉमिक नंबर पर, एटॉमिक वेट पर? कुछ नहीं। एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो गया, लेकिन वहां से एक इलेक्ट्रॉन इजेक्ट होता है और एक एंटी न्यूट्रिनो बोलते हैं ये, और एक न्यूट्रिनो, ये साइन होता है न्यूट्रिनो का। तो यहां से जैसे ही इजेक्ट होता है, यहाँ न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज हो जाता है और इलेक्ट्रॉन निकलता है और एक एंटी न्यूट्रिनो निकलती है। यहां होता ये है एक्चुअल में डी मतलब डाउन क्वार्क किस में चेंज होता है? अप क्वार्क में। डाउन क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो जाता है और यहां से ये एक्सचेंज होता है, मतलब नेगेटिव। यहां से मैंने कहा ना गेज बोसॉन यहां से इजेक्ट होगा, ये तो अप क्वार्क हो गया, ये इलेक्ट्रॉन, ये भी इलेक्ट्रॉन। यहां से एक यहां आके ये गलत हो गया, इंटरेक्शन तो इसमें होगा, ये होगा न्यूट्रिनो, एंटी न्यूट्रिनो। एक तो एंटी न्यूट्रिनो निकलेगा और एक इलेक्ट्रॉन निकलेगा और एक प्रोटॉन बन जाएगा, क्योंकि न्यूट्रॉन में 2 डाउन क्वार्क होते हैं और एक अप क्वार्क होता है। न्यूट्रॉन में क्या होता है? 2 डाउन क्वार्क होते हैं, एक अप क्वार्क होता है, राइट। प्रोटॉन में क्या होता है? 2 अप क्वार्क होते हैं, एक डाउन क्वार्क होता है। अब बताइए, अगर यहां से एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो गया तो क्या बनता है? 2 अप क्वार्क एक डाउन क्वार्क रह जाएंगे, जो कि प्रोटॉन बन जाएगा। तो यही तो हुआ, और उससे जो गेज बोसॉन बचा, मतलब एक्सचेंज हुआ, उससे इलेक्ट्रॉन और क्या रिजेक्ट हुए? एंटी न्यूट्रिनो। तो इस वजह से ये वीक न्यूक्लियर फोर्स होता है, इतना भी वीक नहीं होता है, ये तीसरे नंबर का वीक है, स्ट्रांग है। सबसे ज़्यादा स्ट्रांग ये, इससे कम स्ट्रांग ये, इससे कम स्ट्रांग ये, और सबसे कम स्ट्रांग ग्रेविटेशनल फोर्स। समझ में आ गया? जब वीक न्यूक्लियर फोर्स लगता है तो क्या होता है, यानी ये लगता है बीटा डीके के टाइम पर। बीटा डीके कब होता है? जब न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होता है। जब एक न्यूट्रॉन प्रोटॉन में चेंज होने का मतलब है कि एक डाउन क्वार्क अप क्वार्क में चेंज हो जाएगा, और उसमें से एक एक्सचेंज होगा, क्या? गेज बोसॉन। तीनों में से कुछ भी हो सकता है। और उसके बाद में क्या जनरेट होंगे? एक इलेक्ट्रॉन जनरेट होगा और एक एंटी न्यूट्रिनो, राइट। तब जाके ये न्यूक्लियर फोर्स लगता है, और ये इतना स्ट्रांग नहीं होता एज कंपेयर टू न्यूक्लियर फोर्स एंड इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, राइट। समझ में आ गया? तो न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो गया और वीक न्यूक्लियर फोर्स खत्म हो गया। क्यों लगते हैं वो पता चल गया हमें, राइट। अब देखते हैं हम इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। इरेज कर दूं इसको, यहाँ से ये जरूर समझ में आना चाहिए, ये फंडामेंटल एलिमेंट्री पार्टिकल हैं। ये अप क्वार्क हैं 2 और एक डाउन क्वार्क। ये क्या है? प्रोटॉन मिलकर बना होता है, और न्यूट्रॉन 2 डाउन क्वार्क एक अप क्वार्क से मिलकर बना होता है। तो इसमें एक ही चेंज हुआ। अब एक चेंज हो गया, मान लो कि एक डी जो है यू में चेंज हो जाएगा, तो क्या होगा? यू डी, मतलब 2 अप क्वार्क हो जाएंगे, एक डाउन क्वार्क हो जाएगा, तो वो प्रोटॉन में हो गया। फिर उसमें एक्सचेंज किसका होगा? गेज बोसॉन का। जिससे गेज बोसॉन का होगा तो उससे इलेक्ट्रॉन और एक एंटी न्यूट्रिनो जनरेट हो जाएगा, राइट। इसको इरेज कर दूं। अब देखते हैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। अभी क्वांटा, इसका जो क्वांटा मैंने बताया था, अब क्वांटा अब आएगा। देखिए, सबसे पहले इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को मैंने बताया कि इसमें दो फोर्स होते हैं। पॉइंट चार्जेस की बात करी थी मैंने। तो क्वांटम एक होता है कूलाम्ब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। पहले इनको अलग अलग पढ़ा जाता था। किसको?
इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स। मैग्नेटिक फोर्स, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स अलग ये था और ये था, समझ में आया। अब ये कंबाइन है दोनों एक जगह, क्योंकि जब चार्ज पार्टिकल मूव करता है तो ये दोनों फोर्स लगते हैं वहाँ पर। जो ये हम लाइट देख रहे हैं ना, सनलाइट, इसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, तीनों चीज़ें आ गई। तीन चीज़ कौन सी, एक लाइट भी आ गई ना इसमें, एक इलेक्ट्रो आ गया, एक मैग्नेटिक आ गया और एक लाइट आ गया, वेव। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट है ना, लाइट, इस चीज़ को कंबाइन किया मैक्सवेल ने, और इलेक्ट्रॉन और मैग्नेट को किया फैराडे और ओरेस्टेड ने। प्रैक्टिकल देखे, हम 12th क्लास में इसको पढ़ेंगे इलैबोरेट करके। ओके, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स है कि दो पॉइंट चार्जेस जब स्टेबल हैं, दो पॉइंट चार्जेस जब स्टेबल हैं, यानी कि मैं इसको Q1 कह सकता हूँ, इसको Q2 कह सकता हूँ, और उनके बीच में कुछ डिस्टेंस है R। तो अब अभी इनके नेचर का नहीं पता, अगर नेचर फाइंड है हमें, हम इस चीज़ की जानकारी है कि दोनों लाइक चार्जेस हैं, तो उनके बिटवीन रिपल फोर्स लगेगा, और अगर वो अनलाइक चार्जेस होते तो अट्रैक्शन फोर्स लगता। लेकिन फोर्स इलेक्ट्रो यानी इसे कूलाम्ब्स लॉ भी कहते हैं, और यहाँ से क्या कहेंगे, F प्रोपोर्शनल होगा दोनों चार्ज के मल्टीप्लिकेशन के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल। दूसरा, F इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा उसके उनके बिटवीन क्या डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के, इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल। अब इन दोनों को मिलाएंगे तो यहाँ से हम ये कह सकते हैं Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और इस प्रोपोर्शनल के साइन को हटाने के लिए हम क्या कह सकते हैं, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर। और ये जो लगा यहाँ पर परमिटिविटी जो एप्सिलॉन नॉट है, ये किसके लिए है, वैक्यूम के लिए है, वैक्यूम और एयर में, ये 2 पॉइंट चार्ज हैं, वैक्यूम और एयर में माने हैं हमने, तभी एप्सिलॉन नॉट लगा यहाँ पर। और यहाँ ये अलग अलग होते हैं। फोर्स की यूनिट तो हम सभी जानते हैं क्या होती है, न्यूटन, न्यूटन होती है। अभी तक हम फोर्स पढ़ रहे थे, न्यूटन, मैंने यूनिट नहीं बताई, न्यूटन होती है। यहाँ से 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट जो होता है, इसकी वैल्यू 9 × 10⁹ न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम, न्यूटन मीटर स्क्वायर पर कूलाम स्क्वायर, ये होती है। इसमें भी एप्सिलॉन नॉट जो होता है उसकी वैल्यू होती है 8.854 × 10⁻⁻12 कूलाम स्क्वायर पर न्यूटन मीटर स्क्वायर, ये इसकी वैल्यू होती है। तो ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अगर अनलाइक चार्जेस हुए तो उसमें अट्रैक्शन फोर्स होगा, और लाइक चार्जेस हुए तो उसमें रिपल फोर्स होगा। समझ में आ गया। अब ये जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स, इसको इरेज कर दूं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक लिख दिया क्या मैंने, मैग्नेटिक फोर्स होता है ओनली, यहाँ इलेक्ट्रो आ गया ना इसमें भी। ये क्या है, ओनली मैग्नेटिक फोर्स। जब कोई पार्टिकल, मतलब ये था एक स्टेबिलिटी के लिए, और इसकी बीच में जो मैंने चार्ज बनाए थे, इनके बीच की डिस्टेंस 10⁻⁻15 मीटर के ऑर्डर से कम नहीं होनी चाहिए, या इस पर नहीं होनी चाहिए। इससे ऊपर है तभी लगेगा, वर्क करता है ये वर्क, मतलब फोर्स। और बहुत बड़े चार्जेस पे वर्क भी नहीं करता है, यानी इतने बड़े बड़े चार्ज रख दिए उन पे वर्क नहीं करेगा। एक प्रकार से कर सकता है कि एक चार्ज को यहाँ रखो, एक चार्ज को बहुत दूर रखो, जिससे देखने में, मतलब दोनों को यहाँ नहीं, एक चार्ज को इधर, एक चार्ज को इधर, एक चार्ज को इधर, मान लो एक चार्ज इधर, एक चार्ज इधर, बड़े बड़े भी हैं, यानी बहुत ज़्यादा डिस्टेंस पर, तो दूर से देखने में क्या लगेंगे, पॉइंट चार्जेस। तब हम ये फोर्स लगा सकते हैं, कूलाम फोर्स। तो डिस्टेंस के ऊपर डिपेंड करता है, और स्टेबल होना चाहिए चार्जेस, तब वर्क करता है। ये जो मैग्नेटिक फोर्स है, मैग्नेटिक फोर्स में F इक्वल जो होता है वो Q वेक्टर V क्रॉस वेक्टर V, ये होता है।
टोटल अगर मतलब ये एक फोर्स है, जब चार्ज पार्टिकल मूव करेगा तब की बात है, तब उस पर फोर्स लगता है, उसे मैग्नेटिक फोर्स बोलते हैं। और इसमें दोनों फोर्स होते हैं। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स को अगर मैं कहूँ तो ये आएगा F इक्वल, इसको FM कहूँ और उसको FE कहूँ, जो अभी मैंने फाइंड किया। K मीन्स कॉन्स्टेंट, जो मैंने वैल्यू लिखी थी 1/4πε0 कर दूँ, चलो Q1 Q2 ओवर R स्क्वायर, और ये F है और ये FM। अच्छा देखो, यहाँ से एक चीज़ तो मैं भूल ही गया, R स्क्वायर है, इसमें इसको मैं Q1 Q2 करके Q नोट कर देता हूँ, राइट। Q नोट इधर कर देता हूँ, Q को यहाँ नोट कर देता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो है इतना इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी होता है, हम 10th 12th क्लास में पढ़ेंगे इस चीज़ को। ये E के इक्वल होता है, इसे हम इलेक्ट्रिक इंटेंसिटी बोलते हैं। इसकी जगह मैं कर सकता हूँ F इक्वल क्या, E Q नॉट, क्योंकि इसके इक्वल जो होता है 1/4πε0 Q नॉट ओवर, ये भी नोट लगा दिया तो इसको, अरे यार ये लो हो गया R स्क्वायर, ये होता है, वी नो दैट, ये ऐसा होता है, 12th क्लास में देखेंगे। तो यहाँ से एफ ई की वैल्यू आ गई। अच्छा, यहाँ से एफ एम में हमें पता चला कि मैग्नेटिक फोर्स ऐसे ये वर्क होता है, इसका मतलब ये फॉर्मूला होता है। अब दोनों को एक साथ देखेंगे तब जाके पता चलता है कि ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है, ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। यहाँ से अगर दोनों को मिलाता हूँ तो यह आता है वेक्टर ई इक्वल एफ अपॉन क्यू नॉट, ये चार्ज होता है। सही है, ठीक है। तो यहाँ से इसको क्यू नोट लगा दूँ, दोनों को ऐड कर दूँ, क्यू नोट वी प्लस वेक्टर वी, राइट, वी है वी, ओके। यहाँ से देखो, यहाँ इन दोनों में से कॉमन क्या आ सकता है, क्यू नोट, और यहाँ से वेक्टर ई प्लस ये क्रॉस है क्रॉस, यहाँ से वेक्टर वी क्रॉस वेक्टर वी, ये हो गया। अभी यहाँ से पता नहीं चल रहा होगा कि क्या क्या हुआ, क्योंकि आप फर्स्ट ईयर क्लास में वैसे आए हैं, वेक्टर नई चीज़ आ गई है और बहुत सी चीज़ नहीं पढ़ेंगे। अभी तो आपको ये समझना है कि ये समझ लीजिए, ये क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस लगा हुआ है, ये वेक्टर एक क्वांटिटी होती है, वेक्टर क्वांटिटी, क्रॉस लगता है तो वेक्टर क्वांटिटी होती है। वेक्टर को शो करते हैं एक एरो से, किसी के ऊपर लगा देते हैं तो वेक्टर बन जाता है, वेक्टर होता है। वेक्टर में ये डायरेक्शन होती है और ये इसका मैग्नीट्यूड होता है। तो यहाँ पे क्रॉस है, अभी इसमें क्रॉस को अगर हटाते तो साइन थीटा भी आता है। जैसे कि देखो, अगर ये लगा हुआ है, मैं इसको ऐसे भी नोट कर सकता हूँ, वी बी साइन थीटा। अगर यहाँ क्रॉस की जगह डॉट होता, जैसे मान लो ए डॉट बी है ऐसे, तो मैं इसको ए वी साइन थीटा की जगह कोस थीटा करूँगा। क्रॉस और डॉट होता है, तो ये स्केलर क्वांटिटी है, ये वेक्टर क्वांटिटी है, ये है बस। अब ये ऐसा फोर्स में होता है, मैग्नेटिक फोर्स में ऐसा ही होता है। ये दोनों कुल मिलाकर लॉरेंज फोर्स बोलते हैं, वो ये है जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स तब लगता है जब चार्ज पार्टिकल में लगता है, चार्ज पार्टिकल के बिटवीन फोटोन होते हैं। आप समझिए फोटोन क्या होते हैं, फोटोन, क्वांटा बोल सकते हैं इसको भी, फोटोन। फोटोन, ये सनलाइट देखते हैं हम, सनलाइट, तो जो सनलाइट होती है वो ऐसे ही नहीं सीधे स्ट्रेट लाइन में चलती है, ऐसे ही नहीं स्ट्रेट लाइन में चलती है। आइंस्टीन ने देखा, आइंस्टीन ने बताया कि जो सनलाइट होती है वो क्या होता है, इसको इरेज कर दूं, वो चलती है छोटे छोटे, ऐसे छोटे छोटे पैकेटों के रूप में। पैकेट होते हैं छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू सीधी चलती रहे, ऐसा नहीं होता। ये छोटे छोटे पैकेटों को ही क्या कहते हैं, फोटोन कहते हैं। इसका फील्ड होता है, इसलिए इसे फोटोन के जगह क्वांटा भी बोल सकते हैं। इसलिए जिसका जैसा था, मतलब जैसा फोटोन था उसको, उसके लिए क्वांटा बोलेंगे। तो यहाँ जो दो चार्ज पार्टिकल के बीच में क्या एक्सचेंज होता है, फोटोन, इसका क्वांटा क्या है, फोटोन, राइट। अच्छा, इनकी लिमिट नहीं थी,
इनमें मैंने लिमिट बताई थी 10 की पावर -15 की मीटर की, और इसकी थी 10 की पावर -18, कई जगह 16 भी आ जाता है। इतने तक अप्लाई होता है, इससे ऊपर जाने पर नहीं लगेगा। और ये 10 की पावर -15, इससे ऊपर नहीं लगेगा। ये इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है, ये भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है, मतलब ग्रेविटेशनल फोर्स जो है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगेगा, और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो भी इनफाइनाइट डिस्टेंस तक लगता है, राइट। तो अब देखते हैं, लास्ट रह गया ग्रेविटेशनल फोर्स। इसको रेज कर दूं। इनका देखो क्वांटा का पता चला। क्वांटा इसमें, इसका फील्ड में चार्ज पार्टिकल थे। जो सनलाइट होती है उसमें क्वांटा ही होते हैं, जो छोटे छोटे पैकेटों के रूप में चलते हैं आगे, बंडलों के रूप में। वो छोटे छोटे, ऐसा नहीं कि कंटिन्यू चलती रहे, वो उसका क्वांटा होता है, उसको फोटोन कहते हैं, उसकी एनर्जी होती है कुछ। यहाँ फोटोन को, इसके फोटोन मतलब गामा से शो करते हैं, गामा से, ये गामा से शो करते हैं। मुझे लग रहा है शायद दिख नहीं रहा होगा, एक बार मैं जरा वो करूँ, बल्ब जलाता हूँ उसको, राइट। ओके, तो यहाँ से देखते हैं, हमें पता चला इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स का। इसमें जो एक्सचेंज क्वांटम, उसका क्वांटा होता है, फोटोन होते हैं वो। वीक न्यूक्लियर में गेज बोसॉन होते हैं, न्यूक्लियर फोर्स में मेसॉन या क्वार्क से बनता है, राइट। अब देखते हैं लास्ट ग्रेविटेशनल फोर्स। ग्रेविटेशनल फोर्स, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, देखिए। ग्रेविटेशनल फोर्स के लिए न्यूटन ने बताया कि जो फोर्स होता है दो बॉडीज के बिटवीन लगता है, वो इस टाइप से वर्क करता है। F इक्वल, यानी F यानी दो बॉडी रखी हैं, तो उनका मास और उनके बीच की डिस्टेंस इस टाइप से होगा। तो पहले उनके मास के प्रोडक्ट के प्रोपोर्शनल होगा, फिर दूसरा उसके उनके बीच बिटवीन जो डिस्टेंस है उसके स्क्वायर के इनडायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, ये बताया। और इसको अगर हम ऐड करते हैं तो आता है दोनों से m2/r², और इसको मैं यहाँ से हटाता हूँ तो यहाँ से आता है कैपिटल G, m1 m2/r²। कैपिटल G क्या है यहाँ पर, कांस्टेंट। कैपिटल G क्या है, कांस्टेंट। इसको तो हम आगे पढ़ने भी वाले हैं, आगे लास्ट चैप्टर है फर्स्ट बुक का, उसमें देखेंगे ग्रेविटेशनल। तो ग्रेविटेशनल G इक्वल क्या होता है, कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 6.67 × 10 की पावर -11 न्यूटन मीटर स्क्वायर पर किलोग्राम स्क्वायर, राइट। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है दो मास के बीच, ये सबसे वीक है सभी फोर्सेस में, सबसे वीक होता है, और इसकी जो रेंज होती है वो इनफाइनाइट डिस्टेंस तक होती है। अब यहाँ से हम यहाँ से लगा सकते हैं एक आइडिया कि मान लो कि मैं एक बुक को उठा रहा हूँ हाथ से, और अर्थ इतनी बड़ी है कि मैंने एक हाथ से उसके जो बुक रखी थी मैंने उसको अपने हाथ से उठा दिया, हाथ के कांटेक्ट से, तो इतना ये वीक है। अगर ये बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता तो अर्थ इतनी बड़ी है कि वो बुक तो क्या, मैं एक अगर पंख भी नहीं उठा पाता और अपने ही वेट के वजह से टूट कर बिखर जाता अगर स्ट्रॉन्ग होता। तो जब मैंने बुक को उठाया तो मेरे हैंड और जो बुक के कांटेक्ट पार्टिकल थे, उन चार्ज पार्टिकल, उनके बीच में इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स लगा, जिसके वजह से वो उठ पाई। वो कुछ नहीं है, वो एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स ही है जिसकी वजह से वो उठ पाई। इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फोर्स जो है वो इससे स्ट्रांग होता है। और ये मैंने कहा ग्रेविटेशनल फोर्स, देखो ग्रेविटेशनल फोर्स न्यूटन ने दिया था
दो ऑब्जेक्ट के बिटवीन, दो बॉडीज के बिटवीन जिनका मास होता है, उन वहाँ पर क्या होता है, ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। और ग्रेविटेशनल फोर्स में ग्रेविटॉन होता है, ग्रेविटॉन जो एक्सचेंज पार्टिकल होता है, मास के बिटवीन ग्रेविटॉन का एक्सचेंज होता है, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है, बाकी सब प्रैक्टिकल प्रूव्ड हैं, ये प्रैक्टिकल प्रूव्ड नहीं है। और इसकी रेंज क्या है, इनफाइनाइट, इनफाइनाइट, बहुत बड़ी डिस्टेंस तक लगता है। और इसी फोर्स की वजह से जितने भी प्लैनेट्स हैं, अर्थ है, वो सन के अराउंड मूव करते हैं। और किसी एक बॉडी का बनना, या मान लो सन या अर्थ का बनना जब बने थी ये, तब इस फोर्स का बहुत बड़ा काम था। ग्रेविटी की वजह से ही हमारी अर्थ बन पाई, बहुत से प्लैनेट जनरेट हुए, राइट। तो इसमें इसका क्वांटा क्या है, इसका क्वांटम फील्ड ग्रेविटॉन एक्सचेंज होता है दो मास के बिटवीन, तब जाके ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है। लेकिन ये प्रैक्टिकली प्रूव्ड नहीं है कि इसमें ग्रेविटॉन होता है, मतलब जो एक्सचेंज होता है दो मास के बिटवीन, तब जाके ये फोर्स लगता है, राइट। तो ये था फंडामेंटल फोर्स में हमने चारों फोर्स पढ़े। अब नेक्स्ट में हम देखेंगे मेजरमेंट। यहाँ से एक चीज़ देख लीजिए कि मैं एक चीज़ बता देता हूँ फिर भी, यहाँ से जो मास है, मास और वेट में डिफरेंस जो आगे हम पढ़ने भी वाले हैं, तो इनका जो देखिए सबके यूनिट क्या होते हैं, फोर्स के यूनिट होते हैं न्यूटन। अगर जो मास होता है वो एक सब्सटेंस के अमाउंट को बोलते हैं कि नंबर ऑफ हाउ मैनी अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, हाउ मैनी अमाउंट इन सब्सटेंस, कितनी उसके अमाउंट है किसी सब्सटेंस के अंदर, वो क्या है, उसका मास है। मास एक फिक्स वैल्यू होती है, वो चेंज नहीं होती, चाहे हम अर्थ से किसी भी प्लेनेट पे जाएं, वो चेंज नहीं होती। लेकिन वेट जो होता है F = mg वेट होता है। जी ग्रेविटी है, आपको पता है 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, जो कि 9th क्लास में आप रीड कर चुके हैं। जी = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये एक्सटर्नल है, क्वेश्चन थोड़ा सा बता रहा हूँ क्योंकि क्वेश्चन पूछना है मुझे। यहाँ से F = mg², ये क्या, वेट, इसका यूनिट भी क्या, इसका यूनिट भी क्या होता है, न्यूटन है, तो फोर्स ही न्यूटन। अमाउंट, मास एक फिक्स वैल्यू है, ये मास दे रखा है इसमें, ये मास हो गया, m क्या है, मास, मास, और g क्या है, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन, ग्रेविटी बोल सकते हैं, ग्रेविटेशन एक्सेलरेशन। ग्रेविटेशनल एक्सेलरेशन, 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 राइट। इसकी वैल्यू होती है 9.8, राइट। अच्छा, अब एक क्वेश्चन ये है, मैंने मास बता दिया आपको, मास एक फिक्स वैल्यू होती है, और वेट ये होता है, मास और वेट में डिफरेंट होता है, वेट का यूनिट न्यूटन होता है। मैंने कहा एक एक क्वेश्चन है जो आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। वो क्वेश्चन ये है कि एक बॉय एक शॉप पर गया और वहाँ से उसने 1000 ग्राम शुगर, 1000 ग्राम शुगर ली, है ना, लेकर आया घर अपने। तो पहला क्वेश्चन तो इसमें ये कि वो मास लाया या वेट, राइट, मास और वेट। दूसरा क्वेश्चन ये, वेट, अगर मास वेट है तो उसका वेट कितना होगा, सॉरी, मास लाया या वेट, पहला क्वेश्चन ये हो गया, और दूसरा है कि उसका वेट कितना होगा, राइट, उसका वेट कितना होगा, ये चीज़ फाइंड करनी है। पहला क्या है, मास या वेट, वो जो एक 1000 ग्राम जो लेके आया शुगर, वो किसकी वैल्यू है, मास की या वेट की। दूसरा
वेट कितना है, 1000 ग्राम या कुछ और, ये आपने कमेंट बॉक्स में बताना है। तो आज के लिए इतना ही। थैंक्स फॉर वॉचिंग।